Hello everybody, I am Akriti Kutyala and welcome back to my channel. We'll continue with the subject Steel Structure Design using Limit State Method. We were discussing the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed in detail an introduction to IS 800-2007, bolted connections and welded connections. In tension members, we've covered introduction to tension members, application of tension members, types of tension members, net area of a section, effective net area, numerical problems based on net area and effective net area, types of failures in tension members. We've discussed design strength of tension members. In that we've covered cross section yielding in the last lecture. So in today's lecture we'll be covering the next part, that is net section rupture in design strength of tension members. So let's start. हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉस सेक्शन यील्डिंग की वजह से जो डिजाइन स्ट्रेंथ आती है वो कैलकुलेट की थी. अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रप्चर को कैसे यूज करते हैं या रप्चर की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स कंटिन्यू. नेट सेक्शन रप्चर. An introduction of a bolt hole in a tension member will cause the stress to flow around the holes. This will cause the stress adjacent to the hole to be larger than the average stress T upon A at the bolt hole. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब आप किसी नेट सेक्शन की बात करें, तो अगर आप देखें तो हमारे हेडिंग में ही नेट सेक्शन बोल रखा है. नेट सेक्शन मतलब AN, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेट सेक्शन. तो जब हम नेट सेक्शन की बात करते हैं तो बोल्ट होल के अराउंड जो है वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है. ये भी हमें पता है कि बोल्ट होल जो है उसके आसपास जो स्ट्रेस है वो काफी बढ़ जाता है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब टेंशन एक्ट करती है आपके बोल्ट होल पे तो जो स्ट्रेस है वो काफी इंक्रीज कर गया है. ये आपको फिगर में शो कर रहा है ग्राफ एक तरीके से कि किस तरीके से जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज किया कर गया है बोल्ट होल के पास. तो यहाँ पे वैल्यू स्ट्रेस की बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप बोल्ट होल से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. वैसे ही नीचे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे हम बोल्ट होल से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है. तो वो कह रहा है द स्ट्रेस टू फ्लो अराउंड द बोल्ट होल. दिस विल कॉज द स्ट्रेस एडजेसेंट टू द होल टू बी लार्जर. अब एवरेज स्ट्रेस जो है, मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी स्ट्रेस की एवरेज वैल्यू है. यहाँ तक जो स्ट्रेस है वो एवरेज स्ट्रेस है, पर हमारे पास तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस है बोल्ट होल के पास. तो ये जो रीजन है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जो एवरेज स्ट्रेस है उससे काफी ज्यादा है. Since bolt holes reduce the cross sectional area, हमें पता है बोल्ट होल का जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो नेट एरिया कैसे आती है, B माइनस एन टाइम्स डी एच इंटू टी. अगर मैं एक सिंपल प्लेट की बात करूं जिसमें चेन बोल्टिंग है तो उस केस में आप देख सकते हैं हमने बोल्ट होल का जो डायमीटर है उसको सब्ट्रैक्ट किया है, जो बोल्ट होल एरिया कवर कर रहा है उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया और जितने बोल्ट होल्स है उतना आपका एरिया क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. तो bolt holes reduce the cross-sectional area. At service loads, these holes cause stress concentration adjacent to the bolt holes. ये हमने देख लिया है. अभी कितनी stress concentration है, तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो ये स्ट्रेस है बोल्ट होल्स के पास में ये वैल्यू ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द एवरेज स्ट्रेस के इक्वल है. तो बोल्ट होल के साथ जो स्ट्रेस है अगर आप यहाँ पे देखें तो एफ मैक्स हम इसे बोल सकते हैं. ये एफ मैक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 टाइम है एवरेज स्ट्रेस के कंपैरिजन में. एवरेज स्ट्रेस कितना था, एवरेज स्ट्रेस तो ये ग्रीन वाली वैल्यू थी, दिस वाज एफ एवरेज. तो हम बोल सकते हैं कि बोल्ट होल के पास जो स्ट्रेस है वो 3 टाइम्स हो जाता है. 3 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा हो गया है. दिस स्ट्रेस डिफरेंशियल विल रिड्यूस एज द एवरेज स्ट्रेस अप्रोचेस यील्ड एंड विल बिकम यूनिफॉर्म इन द प्लास्टिक स्टेट. तो ये कह रहा है कि शुरू में जब आप सर्विस लोड में बात करते हैं, जब आप नॉर्मल लोड पे बात करते हैं, तो ये कंडीशन तो ऐसी है कि जो एफ मैक्स है बोल्ट होल के पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा है स्ट्रेस की
कि वो 3 टाइम है एवरेज स्ट्रेस का। पर जैसे जैसे आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहे हो, ये कब है, ये है एट सर्विस लोड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है एट सर्विस लोड। सर्विस लोड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बोल्ट होल के पास। पर जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब कि जो हमारा स्ट्रेस है वो अप्रोक्सीमेटली यील्ड स्ट्रेस पहुंच गया है, तो यील्ड स्ट्रेस के पास वो कहता है कि जो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है उस पे स्ट्रेस कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। जैसे आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रेस कम होता जा रहा था जैसे हम बोल्ट होल से दूर जा रहे थे, पर जब आपका जो स्ट्रेस है वो ऑलमोस्ट यील्ड स्ट्रेस पहुंच चुका है, तो यहाँ पे बोल्ट होल के आसपास जितना भी नेट एरिया है उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई है, एक बराबर हो गई है। बोल्ट होल के बिल्कुल साथ में भी एफ वाई स्ट्रेस है और बोल्ट होल के दूर भी कितना स्ट्रेस है, एफ वाई स्ट्रेस है। सो दिस स्ट्रेस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब जैसे यहाँ पे ये वेरिएशन था, ये वेरिएशन खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, जैसे आपका जो एवरेज स्ट्रेस है वो किसके करीब पहुंच जाएगा, यील्ड स्ट्रेस के करीब पहुंच जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म। और हमारा जो मेंबर है वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिक स्टेट क्या होती है। अब वो कह रहा है ड्यू टू इनहेरेंट डक्टिलिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स दिस लोकलाइज्ड ओवरस्ट्रेस इज निग्लेक्टेड। अब हम जब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब हमारा सर्विस लोड्स पे हम लोडिंग कर रहे हैं, तो एफ मैक्स इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एफ एवरेज। तो वहां पे हम बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारा स्टील डक्टाइल होता है तो हम इसे अवॉइड करते हैं, हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। However, providing a suitable joint and member details might minimize the stress concentration. पर अगर हम अपने जो ये डिटेल्स हैं, जिस तरीके से हम जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो ये जो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम देख रहे हैं स्ट्रेस में, ये वेरिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ये वेरिएशन कम होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन एवरेज स्ट्रेस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, या फिर आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो वो क्या है, ये मेरी एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू थी, एफ एवरेज ये था, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एफ मैक्स है। अब वो कहता है कि आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन एवरेज स्ट्रेस। तो इसे बोलेंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हो ये काफी कम हो, जितना कम हम इसे लेके आ सकते हैं उतना ही हमारे जॉइंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बेटर है। When a tension member with a hole is loaded, the fibers adjacent to the bolt hole yield due to stress concentration. अब obviously अब अगर आप प्लास्टिक हिंज के कॉन्सेप्ट को याद करें तो आपने देखा था कि पहले तो स्ट्रेस क्या है, इस तरीके से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, पर जो एक्सट्रीम फाइबर है वो एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस उस पर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है वो एफ वाई रीच कर जाता है, और जो न्यूट्रल एक्सिस के पास के फाइबर्स हैं वो अभी भी एफ वाई से कम स्ट्रेस पे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो गया है, एफ वाई। और धीरे धीरे करके पूरा जो क्रॉस सेक्शन है हमारा वो कौन सा स्ट्रेस अटेन कर लेता है, एफ वाई के इक्वल हो जाता है। उस केस में हमें ऐसे इस तरीके से रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन कितने स्ट्रेस पे है, एफ वाई स्ट्रेस पे है। तो ये हमने प्लास्टिक हिंज के कॉन्सेप्ट में देख रखा है। तो यहाँ पे वो वही चीज कह रहे हैं कि when a tension member with a hole is loaded, जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल बोल्ट होल के साथ वाला जो पोर्शन है वो कौन सी स्टेज पे पहुंचने वाला होता है, एफ वाई पे पहुंचने वाला होता है। अब जैसे ही ये एफ वाई पे पहुंचा है तो ये ऊपर की जो प्लेट है या ऊपर के जो फाइबर्स हैं आपके स्टील के, वो क्या करने लग जाएंगे, वो एडिशनल स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि ये तो एफ वाई से ज्यादा स्ट्रेस ले नहीं सकता। तो ये जो ऊपर का फाइबर है ये थोड़ा सा और स्ट्रेस लेगा, और स्ट्रेस लगेगा लेगा, तो ये यहाँ तक पहुंच गया इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, पीछे के फाइबर इसने भी कितना अटेन कर लिया, एफ वाई अटेन कर लिया। धीरे धीरे करते करते ये सारे फाइबर्स कितना स्ट्रेस अटेन कर लेंगे, एफ वाई स्ट्रेस अटेन कर लेंगे।
और आपके पास कैसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, इस तरीके की रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी जिसमें हर फाइबर कितने स्ट्रेस पे है, Fy स्ट्रेस पे है। तो ये बिल्कुल प्लास्टिक हिंज के कॉन्सेप्ट के जैसा ही है, जो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, यहाँ पे भी उसी तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और स्ट्रेस पूरे मेंबर में, पूरे क्रॉस सेक्शन में कितना हो जा रहा है, Fy के इक्वल. So adjacent to the bolt hole yields due to stress concentration on increasing the load. Redistribution of stress takes place. यहाँ पे redistribution हो रहा है, पहले कम था, फिर उसके बाद जैसे जैसे लोड बढ़ता गया वैसे वैसे सारे बाहर के फाइबर्स ने भी अपना जो कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया और कितना लोड लेने लग गए, Fy के इक्वल लोड लेने लग गए. तो इसे बोला जाता है redistribution of stress takes place and additional stress is transferred to the adjacent areas. जो ज़्यादा stress आ रहा था वो पीछे के areas पे transfer कर दिया गया of the cross section. Stress in the fibers adjacent to the bolt hole remain constant. अब ये तो Fy से ऊपर तो जा नहीं सकता, ये हमने प्लास्टिक हिंज में भी देखा था कि मैक्सिमम जो ये वैल्यू जा सकती है, ये कितनी जा सकती है एक्सट्रीम फाइबर पे, Fy ही जा सकती है. अगर इसने Fy अटेन कर लिया तो अब बाकी के फाइबर्स को क्या करना पड़ेगा, Fy अटेन करना होगा. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कुछ फाइबर्स अटेन कर रहे हैं, वैसे ही इधर भी क्या हो रहा है, अगर एक्सट्रीम फाइबर, इस फाइबर ने जो बोल्ट होल के साथ वाला फाइबर है, इसने Fy अटेन कर लिया तो धीरे धीरे अब ये ऊपर के फाइबर्स भी क्या अटेन करेंगे, Fy अटेन करना स्टार्ट कर देंगे ऊपर के फाइबर्स भी. And the fibers away from the hole progressively reach yield stress as stress on remainder of cross section continues to increase until finally the member ruptures through the hole. अब जब पूरा का पूरा मेंबर, आपका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो Fy स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर रप्चर हो जाएगा. कहाँ से रप्चर होगा, जहाँ पे होल है, तो यहाँ से क्या, या क्रिटिकल सेक्शन है, तो उस क्रिटिकल सेक्शन के अलोंग फिर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली रप्चर, जब आपके सारा का सारा जो नेट एरिया है वो Fy तक पहुंच चुका है. तो सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा प्लास्टिक हिंज का है. मैं आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट बिफोर यू गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट. तो अब हमें क्लॉज 6.3 ऑफ IS 800/2007 में बताया गया है कि हमने रप्चर के केस में कैसे कैलकुलेशन करनी है अपने डिजाइन स्ट्रेंथ की. तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, पहले हम बात करेंगे प्लेट्स में. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब हम रप्चर के केस में डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मैं शेप ऑफ द मेंबर के हिसाब से अपने फॉर्मूले को चेंज करूंगी. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लेट्स की. इस फॉर्मूले को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सो लेट्स गो थ्रू इट क्विकली. The design strength in tension of a plate TDN as governed by rupture of net cross-sectional area AN at the hole is given by TDN is equal to 0.9 AN FU upon gamma M1. तो हम यहाँ पे कैसे आए पहले वो देखते हैं. हमने क्या बोला, हमने बोला कि स्ट्रेस कितना है, P अपॉन AN हमारे पास स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए, ये स्ट्रेस कम होना चाहिए आपके FU से कम होना चाहिए, जो अल्टीमेट फेलियर आ रहा है उससे कम. तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. तो P अपॉन एरिया हमने कैलकुलेट किया था, तो मैं लोड क्या बोल सकती हूँ, मैं लोड बोल सकती हूँ AN इंटू FU. अब प्लीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, नेट एरिया यूज कर रही हूँ. नेट एरिया क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन में क्या है, बोल्ट होल है, तो इसलिए हम ग्रॉस एरिया नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम नेट एरिया यूज करेंगे. तो हमारा जो लोड है, जो फैक्टर्ड लोड है, वो किससे कम होना चाहिए, AN टाइम्स FU से कम होना चाहिए. तो मैं इसे लिख सकती हूँ TDN. अगर मैं इसे डिजाइन स्ट्रेंथ की टर्म्स में बात करूँ तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी AN इंटू FU. पर हम बोल रहे हैं कि कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये लोड डिक्रीज करना हो, तो हम क्या कर देंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे. तो मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, गामा M1 से डिवाइड कर दिया, ताकि मेरी ये वैल्यू डिक्रीज हो जाए. पर अभी भी हम कुछ कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रप्चर हो सकता है उसमें जो लोडिंग है उसमें इसेंट्रिसिटी हो सकती है, या स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमारे मुताबिक नहीं हुई हो, या कोई भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये वैल्यू और कम हो.
तो कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि हम इस वैल्यू को और कम कर देंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करके, 0.9 से मल्टीप्लाई करके। तो हम ये 0.9 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी इसेंट्रिसिटी हो, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जो आपने कंसिडरेशन में नहीं ली है, या कोई भी वजह से आपकी मेंबर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई है, तो वो आप इस फैक्टर के को लेके कॉम्पनसेट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे कोड ने हमें क्या दिया है, कोड बोलता है द डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ अ प्लेट, तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेट की बात कर रही हूँ, TDN as governed by rupture of net cross sectional area, net cross sectional area क्या है, AN at the holes is given by TDN is equal to 0.9 into AN in FU upon gamma M1 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो सेम चीज है, सिर्फ कोड ने 0.9 ऐड किया है या मल्टीप्लाई किया है, और गामा M1 से डिवाइड किया है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड किया है। सो गामा M1 इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस। टेबल 5 में आप देख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो वहां पे आपको रप्चर के लिए, यील्डिंग के लिए डिफरेंट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स दे रखे हैं। FU is ultimate stress of the material, AN is net effective area। अब प्लीज यहाँ पे नोटिस कीजिए कि कोड लिखता है AN is net effective area, और net effective area हमने देखा था कैसे कैलकुलेट होता है। net effective ANE को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ अल्फा टाइम्स AN को मल्टीप्लाई करके अल्फा से। तो आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है। प्लेट्स के केस में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है जब हम सिंगल एंगल की बात करते हैं जो एक ही लेग से कनेक्टेड होता है। अब ए एन यहाँ पे कैसे हम प्लेट्स के केस में यूज कर सकते हैं, बी माइनस एन डी एच प्लस समेशन ऑफ पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI होल इंटू टी। तो ये सिंपल प्लेट का और स्टैगर्ड बोल्टिंग का केस है। इसे हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट है सिंगल एंगल्स के लिए। तो सिंगल एंगल्स में हमें क्लॉज 6.3.3 में दिया गया है। सिंगल एंगल्स के केस में वो क्या बोलता है, द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ एन एंगल कनेक्टेड थ्रू वन लेग इज अफेक्टेड बाय शेयर लैग। हमने अभी रिसेंटली शेयर लैग का कॉन्सेप्ट समझा था। तो वो कह रहा है कि द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ एन एंगल कनेक्टेड थ्रू वन लेग, कितनी लेग से कनेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, वन लेग, तो तभी हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आता है, शेयर लैग का कॉन्सेप्ट आता है। अगर दोनों लेग से कनेक्टेड हो तो शेयर लैग की वैल्यू हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द डिजाइन स्ट्रेंथ TDN as governed by rupture at net section is given by TDN is equal to 0.9 ANCFU upon gamma M1 plus beta AGO FY upon gamma M नॉट। तो ये हमें जो डिजाइन स्ट्रेंथ है सिंगल एंगल्स के लिए हमें कोड ने दे रखा है। देखते हैं कि ये क्या वैल्यूज हैं। 0.9 तो वही फैक्टर है ANC क्या है, कनेक्टेड लेग की का एरिया, और कनेक्टेड लेग का एरिया कौन सा एरिया है, नेट एरिया, क्योंकि वहां पे बोल्ट भी हो सकता है। सो आई कैन राइट नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। उसके बाद है FU। तो क्योंकि यहाँ पे हम प्लेट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कनेक्टेड लेग के लिए, तो आप देख सकते हैं मैंने 0.9 से इसको मल्टीप्लाई किया है, कनेक्टेड लेग का नेट एरिया लिया है, उसके बाद उसको मैं अल्टीमेट स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ गामा M1, जैसा मैंने इस लास्ट स्लाइड में किया था प्लेट्स के लिए। तो ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ AN के बजाय मैंने क्या कर दिया है, ANC कर दिया, सिर्फ कनेक्टेड लेग की बात की है। फिर आगे वो बोलता है कि बीटा एक फैक्टर है, इस बीटा फैक्टर को भी देखते हैं। फिर हम AGO क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग को हम कंसिडर करेंगे। अब जब हम ग्रॉस एरिया कंसिडर करते हैं तो फेलियर कैसे कराते हैं, यील्ड से फेलियर कराते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब हम कौन सा स्ट्रेस यूज कर रहे हैं, FY स्ट्रेस यूज कर रहे हैं, और वैसे ही पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या यूज कर रहे हैं, गामा M नॉट, जो हम ग्रॉस यील्ड के केस में कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, हमने एक फैक्टर ऐड किया है बीटा। तो बीटा कोड क्या बोलता है, बीटा इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि ये शेयर लैग इस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग लेग में एक्सपीरियंस किया जाएगा।
So beta is equal to 1.4 minus 0.076 W upon T into Fy upon Fu into Bs upon Lc, which is less than equal to Fu gamma m0 upon Fy gamma m1 and should be greater than equal to 0.7. तो ये देखते हैं पहले कि क्या क्या वैल्यूज है, फिर बीटा पे वापस आते हैं. तो अगर आप एक एंगल सेक्शन को कंसिडर करें जिसमें एक लेग कनेक्टेड है विद अ बोल्ट और दूसरी लेग कैसी है, आउटस्टैंडिंग लेग है और इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर लैग का इफेक्ट आएगा. शेयर लैग के इफेक्ट के लिए W क्या बोल रहा है, वो W इज द लेंथ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग. तो जो भी आउटस्टैंडिंग लेग की लेंथ होगी वो हम W ले लेंगे. फिर बोलता है BS. BS क्या है, BS इज द शेयर लैग विड्थ. शेयर लैग विड्थ मतलब कि कितना जो लेंथ होगा उसके अलोंग शेयर लैग का इफेक्ट रहेगा. तो अगर आप बोल्टेड कनेक्शन की बात करते हैं तो बोल्टेड कनेक्शन में जो शेयर लैग विड्थ है वो यहाँ से शुरू होगी, ये पूरा पोर्शन, और कहाँ तक जाएगी, जब तक आपका बोल्ट नहीं आ जाता. तो ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है, शेयर लैग लेंथ है. पर हमें यहाँ पे क्या माइनस करना होगा, हमें यहाँ पे थिकनेस माइनस करनी होगी, अदरवाइज हम दो बार इसको कंसिडर कर लेंगे. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी एस फॉर अ बोल्टेड कनेक्शन. तो यहाँ लिखते हैं बोल्टेड कनेक्शन W प्लस W1 क्या है, ये इस एज से लेके बोल्ट के सेंटर तक जो विड्थ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, W1 बोल रहे हैं. तो ये W1 हो गया. और आपने क्या माइनस करना है, आपने ये T माइनस करना है, थिकनेस ऑफ द एंगल. क्योंकि जब आप W ले रहे हैं तब भी आपने ये थिकनेस, ये रेक्टेंगल मैंने ऐड करा है, जब मैं W1 ले रही हूँ तो भी मैंने ये रेक्टेंगल ऐड किया है. तो ये दो बार ही ऐड हो चुका है. तो इसे कंपनसेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, W प्लस W1, इससे क्या माइनस कर दिया मैंने, T माइनस कर दिया. तो इस लेंथ को बोला जाएगा BS, अगर आप बोल्टेड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमें कोड में फिगर 6 में ये दे रखा है. अगर आप यहाँ पे देखिए फिगर 6, एंगल्स विद सिंगल लेग कनेक्शन. तो सिंगल लेग कनेक्शन में शेयर लैग आता है, वहां पे BS इज W प्लस WL माइनस T, बोल्टेड कनेक्शन. अब अगर हम वेल्डेड कनेक्शन की बात करें तो वेल्डेड कनेक्शन में लोड यहाँ से ट्रांसफर होगा. तो शेयर लैग के लिए कितनी लेंथ बची, शेयर लैग के लिए सिर्फ ये लेंथ बची. तो यहाँ पे हमारे पास BS की वैल्यू क्या हो जाएगी, BS की वैल्यू सिंपली विल बी इक्वल टू W, जितना मैंने येलो से शो किया है. तो BS इज इक्वल टू W, कोड हमें अगेन ये प्रोवाइड कर रहा है. तो BS हमने देख लिया, BS कैसे कैलकुलेट करते हैं बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के लिए यूजिंग फिगर 6 ऑफ IS 800 2007. अब बात आती है LC की. LC क्या है, it is the length of the end connection, that is the distance between the outermost bolts in the end joint measured along the load direction or length of the weld along the load direction. तो ये हम कर चुके हैं. जो outermost हमारे पास बोल्ट्स होंगे, जैसे इस केस में ये outermost बोल्ट्स हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू LC. जैसे यहाँ पे जहाँ पे स्टैगर्ड बोल्टिंग हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जो आउटर मोस्ट बोल्ट है, सबसे बाहर वाले जो बोल्ट्स हैं, इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल देंगे, LC. तो ये तो होगी बोल्टेड कनेक्शंस की बात. फिर कहता है कि वेल्डेड कनेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, जो लोड की डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसमें जो वेल्ड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, LC हो जाएगी. तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास दोनों वेल्ड सेम लेंथ के हैं, तो यहाँ पे LC सेम रहेगा. यही होगा जो इनकी लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड की लेंथ है. पर इधर क्योंकि हमारे पास दोनों वेल्ड्स की लेंथ डिफरेंट है, तो हम कौन सी लेंथ लेंगे, लॉन्गर लेंथ लेंगे. जो भी आपकी लॉन्गर वेल्ड की लेंथ है वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, LC के बराबर. तो ये होगी LC की बात. अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें W देख लिया, W इज द लेंथ ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, T इज द थिकनेस ऑफ द एंगल, Fy और Fu हमें पता है, Fy इज यील्ड स्ट्रेस और Fu इज अल्टीमेट स्ट्रेस, BS इज शेयर लैग विड्थ. तो शेयर लैग विड्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन. फिर आता है LC डिवाइडेड बाय LC. LC हमने अभी देखा कि LC क्या है, आउटर मोस्ट बोल्ट्स के बीच में जो लेंथ है, या फिर जो लॉन्गर वेल्ड है
हमारे पास उसकी लेंथ। इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये फैक्टर बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फैक्टर बीटा को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमने इस पर्टिकुलर टर्म से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये फैक्टर बीटा यहाँ पे खत्म नहीं होता, फैक्टर बीटा में वो बोलता है कि इसकी वैल्यू जो है बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ यू अपॉन गामा एम नॉट डिवाइडेड बाय, ये पूरा इसको हमने किससे डिवाइड करना है, एफ वाई अपॉन गामा एम 1 से डिवाइड करना है। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके पास बीटा की वैल्यू आई वो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, और साथ में किससे बड़ी होनी चाहिए, 0.7 से बड़ी होनी चाहिए। तो बीटा की मिनिमम वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हो, 0.7 यूज कर सकते हो, बाकी वैल्यू इससे हमेशा क्या रहेगी, बड़ी होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या यूज कर सकते हो, जो भी ये आपके पास वैल्यू आती है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम सिंगल एंगल के केस में नेट से जो स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ है रप्चर के केस में, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था प्लेट्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। प्लेट्स के लिए सिंपल था फॉर्मूला, जब हमने सिंगल एंगल्स देखा तो वो स्लाइटली थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, बट जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप इसे इजीली समझ सकेंगे कौन सी वैल्यू कहाँ से कैसे ऑब्टेन करनी है। नेक्स्ट आता है आपके पास, for preliminary sizing, the rupture strength of net section may be approximately taken as TDN is equal to alpha times ANFU upon gamma M1। तो वो कह रहा है कि जब आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बजाय सीधे अल्फा की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और AN इंटू एफ यू अपॉन गामा M1 से TDN को कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अल्फा इज इक्वल टू 0.6 फॉर 1 और 2 bolts, 0.7 for 3 bolts, 0.8 for 4 bolts, and 0.8 for welded connections. AN is the net area of the total cross section, ANC is net area of the connected leg, AGO is cross area of the outstanding leg, and T is the thickness of the leg. तो ये continuation है क्लॉज 6.3.3 की, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में नेट इफेक्टिव एरिया के लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था। अब देखते हैं थ्रेडेड रॉड्स के केस में। तो जब हम सेक्शंस यूज कर रहे थे या डिस्कस कर रहे थे टेंशन मेंबर्स के लिए, तो हमने देखा था कि हम रॉड्स भी यूज कर सकते हैं। कई बार वो रॉड्स कैसी हो सकती हैं, थ्रेडेड हो सकती हैं। इस तरीके से आपने क्या प्रोवाइड किए हो सकते हैं, रॉड के अंदर थ्रेड प्रोवाइड किए हो सकते हैं। तो उस केस में उसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, TDN is equal to 0.9 ANFU upon gamma M1, वही प्लेट्स वाला फॉर्मूला है, जस्ट डिफरेंस क्या है, AN क्या हो जाएगा, AN will be equal to रूट एरिया ऑफ द थ्रेडेड सेक्शन। रूट एरिया हमने बोल्टेड कनेक्शंस में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हम बोलते थे रूट एरिया क्या है, 0.78 टाइम्स जो शैंक एरिया है, ASB का 0.78 टाइम्स जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, रूट एरिया हो जाता है। तो आप इस तरीके से जो भी आपका थ्रेडेड रॉड का डायामीटर है वो आप ले सकते हैं और उसके हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ASB और AS कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.78 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेट रूट एरिया कैलकुलेट करने के लिए। क्लॉज 6.3.4 बोलता है कि बाकी जो सेक्शंस बचे, अभी हमने क्लॉज 6.3.1 में प्लेट्स देखी कि प्लेट्स का मैं डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। 6.3.2 में हमने थ्रेडेड रॉड्स की डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना देखा और 6.3.3 में सिंगल एंगल्स की डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना देखा। तो ये तो हो गई सिर्फ 3 ही सेक्शंस। अब वो कहता है कि बाकी के जो सेक्शंस है, जैसे टी हो गया, डबल एंगल हो गया, आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, इन केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। So the rupture strength TDN of the double angles, channels, I sections and other rolled steel sections connected by one or more element to an end gusset is also governed by shear lag effect. तो ये हमने shear lag में भी देखा था, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट कनेक्ट किया जा रहा है, अगर आपका सिर्फ फ्लैंज कनेक्टेड है और बाकी वेब जो है वो टी सेक्शन का नहीं कनेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे, तब भी आप shear lag इफेक्ट कंसिडर करेंगे।
और उसको सेम इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे. The design tensile strength of such sections as governed by tearing of net section may also be calculated using equation 6.3.3. मतलब सिंगल एंगल्स के लिए जो हमने करा था वैसे ही हम इस शेप के लिए भी कर सकते हैं. Where beta is calculated based on the shear lag distance BS taken from the farthest edge. अब यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए MCQ में बीटा BS क्या है, it is taken from the farthest edge of the outstanding leg to the nearest bolt or weld line in the connected leg of the cross section. तो अगर हम ये क्लॉज देखें और फिगर को फिर से देखें तो वो कह रहा है कि farthest leg, farthest point, farthest edge मतलब जो सबसे दूर वाला एज जो है आपके आउटस्टैंडिंग लेग का, उसको आपने वहां से कैलकुलेट करना शुरू करना है और कहाँ तक लेके जाना है, जो सबसे पहला बोल्ट है. अगर यहाँ पे और भी बोल्ट्स होते हैं, मान ले यहाँ पे भी कोई बोल्ट है, तो आपने यहाँ तक नहीं लेके आना है. आपने जो सबसे पहला बोल्ट हमारे पास आ रहा है, ये हमारा सबसे पहला बोल्ट है, तो हम इस पहले बोल्ट तक ही जाएंगे, वहां तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. या फिर अगर वेल्ड की बात हो रही है तो आप सबसे दूर वाले एंड से शुरू करेंगे अपने आउटस्टैंडिंग लेग के और कहाँ तक जाएंगे जहां तक आपका सबसे पहला वेल्ड नहीं आ जाता, तो ये लेग. वैसे ही आप टी सेक्शन, चैनल सेक्शन और आई सेक्शन में भी यूज बीएस कैलकुलेट कर सकते हैं और बीएस की हेल्प से बीटा कैलकुलेट किया जा सकता है. In this lecture we covered net section rupture and how to calculate the design strength of tension members in case of net section rupture. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.